राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक जाट और 7 भूतों की कहानी। एक जाट जिसने भूतों को अपना गुलाम बना लिया था और अपने खेतों में हल चलवाता था। दोस्तों, कहानी को पूरा जरूर देखें। कहानी अगर थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज एक लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। बहुत ही पुराने समय की बात है। रतनपुर नाम के गांव में एक जार था जिसका नाम था भोला। वो अपनी बूढ़ी काकी के साथ रहता था। भोला का नाम वैसे तो भोला राम था, पर उसकी काकी उसे प्यार से भोला कह के बुलाती थी। अब उसका नाम भोला ही पड़ गया। भोला जब 5 वर्ष का था तो उसके माता पिता का एक हादसे में देहांत हो गया। बहुत दिनों तक रिश्तेदार की बात जोड़ते रहे गांव वाले, पर कोई रिश्तेदार भोला को लेने नहीं आया। फिर पड़ोस में रहने वाली काकी को भोला पर बड़ी दया आई। वैसे काकी के भी कोई संतान नहीं थी और जवानी में ही काकी के पति का भी देहांत हो गया था। काकी ने भोला को अपने पास रख लिया और अपने बेटे की तरह उसको पालने लगी। भोला के पिता की थोड़ी बहुत जमीन थी, सो काकी जब तक जवानी में हाथ पैर चलते रहे खेतों में काम करके भोला का पालन पोषण करती रही। धीरे धीरे समय बीता जा रहा था। गांव में जो काकी का घर था उसकी हालत बड़ी जर्जर हो गई थी। बरसात के दिनों में छत से पानी गिरता रहता था। सो काकी ने अब नया घर बनाने की सोची। समस्या पैसे की आई तो उन्होंने एक खेत जमींदार को बेचने का निर्णय लिया। जमींदार की नजर काफी दिन से काकी और भोला के खेतों पर थी। एक दिन काकी को किसी ने सलाह दी, काकी तुम जमींदार से थोड़ा कर्ज लेकर अपनी झोपड़ी को दोबारा से क्यों नहीं बनवा लेती। काकी को भी ये बात जच गई। वैसे भी भोला का और काकी का उस झोपड़ी में रहना दुर्लभ हो गया था। जो वह जमींदार के पास कर्ज लेने के लिए पहुंची। जमींदार तो इस दिन की बाट ही जोत रहा था। उसने काकी से कहा, कर्ज तो मैं दे दूंगा, पर तुम्हें कुछ मेरे पास गिरवी रखना पड़ेगा। काकी के पास और कुछ तो था नहीं, बस थोड़ा खेत खलियान ही था। सो काकी ने एक खेत गिरवी रख दिया। साहूकार बड़ा ही धूर्त इंसान था। उसने काकी की जमीन हड़पने का अच्छा मौका देखा। उसने काकी से कागज पर अंगूठा लगवा लिया और काकी को क्या पता था कि वो तो एक खेत गिरवी रखने आई है, पर जमींदार ने उसके सारे खेतों को गिरवी रखवा लिया। अब वह जैसे ही अपने घर पहुंची, जमींदार उसके पीछे पीछे उसके घर पहुंच गया और बोला, काकी आज से खेत की तरफ मत चली जाना, सारे खेत अब मेरे हुए। ये लो अपनी रकम और अपना घर बनवा लो। काकी ने जब साहूकार के ये वचन सुने तो काकी पर तो मानो जैसे बिजली ही गिर गई हो। उसने साहूकार से कहा, पर साहूकार साहब, मैंने तो एक खेत ही गिरवी रखा था, आपने तो मेरे सारे खेतों पर ही कब्जा कर लिया। तो साहूकार ने कहा, अगर तुझमें हिम्मत है तो छुड़ा ले अपने खेत। काकी रोते बिलखते अपने घर आ गई। भोला अभी बहुत ही छोटा बच्चा था। काकी के सामने उसे पालने की समस्या मुंह खाई खड़ी थी। काकी ने सबसे पहले तो हिम्मत जुटाकर सबसे पहले अपनी टूटी फूटी झोपड़ी की जगह नई झोपड़ी बनवाई। फिर थोड़े बहुत बचे पैसों से उसने एक भैंस खरीदी और भोला का उसका दूध पिलाकर पालने लगी। खेती का तो अब कोई सारा था नहीं, सो अन आना घर में मुश्किल हो गया। भोला अब 17 साल का हो चुका था। वह अपनी काकी को दिन भर काम करते देखता और अपनी जान खपा हुआ देखता। एक दिन भोला ने काकी से कहा, काकी अब तुम दूसरों के घरों में चूल्हा चौका नहीं करोगी। अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं कमाऊंगा और तुम बैठकर खाना। काकी ने जब भोला के ये वचन सुने तो काकी को तो ऐसे लगा जैसे कि उसकी तपस्या सफल हो गई है। अब भोला दूसरे किसानों के खेतों में हल चलाता, जी तोड़ के मेहनत करता और शाम ढले घर लौट आता। इधर काकी शाम को भोला के घर आते ही उसको कभी खीर तो कभी दलिया बनाकर खिलाती। अन्न का तो कोई साधन था नहीं, बस एक भैंस थी जिसे वे जंगल में चरा के ले आती और शाम को दूध की खीर या दलिया बनाकर भोला को खिला देती और वहीं खुद भी खा लेती। इस तरह से दोनों के दिन अब अच्छे कट रहे थे। भोला घर लौटते समय थोड़ी सी जलाने के लिए लकड़ियां भी लेकर आता था। एक दिन भोला ने सोचा
क्यों ना मैं थोड़ी लकड़ियां और ज्यादा लेकर जाया करूं। थोड़ी घर में जलाने के लिए हो जाएगी और थोड़ी सी लकड़ियां मैं बाजार में बेचकर आ जाया करूंगा। सो आय का एक और साधन हो जाएगा। उस दिन के बाद भोला जब किसानों के खेत में काम करके शाम को घर को लौटता तो कुछ ज्यादा ही लकड़ियां काट कर ले आता। कुछ जलाने के लिए काकी को देता और कुछ बाजार में बेच आता। इस तरह से उनके दिन सुखपूर्वक बीत रहे थे। एक दिन भोला जाट बाजार में लकड़ियां बेचने गया, पर उसे कोई खरीदार नहीं मिला। शाम का अंधेरा अब गहराने लगा था। सो भोला ने अब घर की तरफ चलने की सोची। तभी कोई उसे खरीदार मिला तो भोला ने सारी लकड़ियां उसे बेच दी और अपने घर की तरफ चल दिया। रास्ते में एक जंगल पड़ता था। सो भोला ने वही रास्ता लेने की सोची, क्योंकि जंगल का रास्ता थोड़ा छोटा था और भोला जल्दी घर पहुंचना चाहता था। इसलिए भोला ने वही रास्ता चुना। तेज कदमों से चलते चलते भोला सोचते हुए जा रहा था कि आज तो बड़ी देर हो गई। काकी बेटी मेरा इंतजार कर रही होगी। काकी ने खाना भी नहीं खाया होगा, क्योंकि जब तक मैं ना खाऊं काकी खाना ही नहीं खाती। मैंने न जाने कितनी बार समझा दिया, पर काकी है कि मानती ही नहीं। तभी उसके कानों में किसी लड़की के सिसकने की आवाज आई। भोला ने चौंक कर इधर उधर देखा, पर उसे कोई नजर नहीं आया। भोला थोड़ा आगे बढ़ा और पूछा, कौन हो? तब भोला की आवाज सुनकर एक लड़की जो पेड़ के नीचे बैठी थी संकुचाने लगी और डर के मारे पेड़ के पीछे छिप गई। भोला ने उससे कहा, डरो नहीं, सामने आओ और बताओ तुम इतनी रात में इस पेड़ के नीचे क्यों कर रही हो? और क्या तुम्हें नहीं पता इस जंगल में जंगली जानवर भी रहते हैं? ये सुनकर लड़की और भी डर गई और जोर जोर से रोने लगी। भोला को उस पर दया आ गई। भोला ने उसे कहा, डरो मत, मुझे बताओ तुम कौन हो, तुम्हारा घर कहाँ है? चलो मैं तुम्हें छोड़कर आता हूँ। लड़के ने हाथ जोड़कर रोते हुए कहा, मेरा कोई घर नहीं है। कुछ समय पहले मेरी माँ का देहांत हो गया था तो पिता ने दूसरी शादी कर ली। सौतेली माँ ने मुझे मार पीट कर घर से निकाल दिया। ये सुनकर भोला बोला, तो तुम्हारे पिता ने कुछ नहीं कहा? मेरे पिता भी अब सौतेली माँ के होकर ही रह गए। वो कोई प्रतिकार नहीं करते, चाहे मेरी माँ मारते मारते मेरी चमड़ी ही क्यों ना निकाल दे। भोला को उस लड़की पर बड़ी दया आई। भोला को घर पहुंचने की भी जल्दी थी। सो उसने सोचा, अब मैं इस लड़की का क्या करूं? मुझे घर चलना चाहिए। पर चार कदम जैसे ही उसने घर की तरफ बढ़ाए, उसके मन ने उसको धिकारा कि इस तरह से किसी लड़की को अकेले कैसे छोड़कर जा सकता है। वह वापस आया और उस लड़की से बोला, अगर तुम्हें कोई ऐतराज ना हो तो तुम मेरे साथ मेरे घर चल सकती हो। मेरे घर में मेरी बूढ़ी काकी और मेरे अलावा कोई नहीं रहता। वैसे भी इस जंगल में रहना तुम्हारे लिए ठीक नहीं। लड़की ने भोला की तरफ नजर उठाकर देखा तो उसे भोला एक भला इंसान नजर आ रहा था। सो संकुचाते हुए वे भोला के साथ उसके घर की तरफ चल दी। भोला जब अपने घर के दरवाजे पर पहुंचा तो उसने काकी को आवाज लगाई, काकी, ओ काकी, दरवाजा खोलो तो। काकी आई, दरवाजा खोला और भोला से बोली, आज तो बड़ी देर कर दी बेटा, मैं कब से तेरी बात देख रही हूँ। काकी ने दरवाजा खोलते हुए भोला से कहा तो भोला बोला, हाँ काकी, आज लकड़ी जरा देर से बिकी थी। भोला जैसे ही अंदर आया, काकी ने भोला के साथ एक जवान लड़की को देखा और भोला से बोली, ये कौन है भोला, किसको उठा लाया रे? तो भोला ने बताया, माँ, बेचारी हालात की मारी है, जंगल में बेटी रो रही थी, इसकी सौतेली माँ ने इसे घर से निकाल दिया। मुझे इस पर दया आ गई। बताओ, जवान लड़की को ऐसे जंगल में नहीं छोड़ सकता था, सो अपने साथ ले आया। काकी ने एक नजर लड़की पर डाली और रघु से बोली, भोला से बोली, सही किया बेटा तूने जो इसे घर ले आया। जंगल में कोई जंगली जानवर इसे नुकसान पहुंचा सकता था। बेटी, तू जब चाहे हमारे साथ रह सकती है। अब लड़की भोला के घर में रहने लगी। उसके आने से घर में जैसे चहल पहल हो गई थी। घर अब खुशियों से भर गया था। काकी को तो अब बड़ा ही अच्छा लगता था, क्योंकि काकी सारे दिन अकेले ही घर में रहती थी। अभी वो लड़की
जिसका नाम मीना था। काकी को किसी काम को हाथ न लगाने देती। टूटी फूटी पुरानी झोपड़ी को भी गोबर मिट्टी से लीप करके उसको बड़ा सुंदर बना दिया था। काकी को उसके आने से बड़ा आराम हो गया था। दोनों माँ बेटी की तरह मिलकर रहती थी। ये देखकर भोला भी बड़ा खुश रहता। अब घर में एक सदस्य और बढ़ गया था। थोड़ी सी खर्च चलाने में मुश्किल हो रही थी, पर फिर भी तीनों बड़े खुश थे। भोला जब थका हारा शाम को घर लौटता तो मीना उसका इंतजार करते पाती और उसके हाथ धुलाकर उसे अपने हाथों से गरम गरम खाना परोस देती। दोनों मन ही मन एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, पर एक दूसरे से कहने की हिम्मत दोनों में ही नहीं थी। ये बात काकी से भी छुपी ना रह सकी। एक दिन काकी ने दोनों को अपने पास बुलाकर कहा, भोला और मीना, मैं चाहती हूँ तुम दोनों शादी कर लो। ये बात सुनकर दोनों शर्मा गए और कुछ दिन बाद काकी ने दोनों की शादी करवा दी। शादी के बाद तो जैसे उनके घर में खुशियां ही बसने लगी थी। चारों तरफ खुशहाली ही खुशहाली फैल गई थी। एक दिन मीना ने काकी से पूछा, काकी, क्या हमारे पास थोड़ी सी भी अपनी जमीन नहीं है? तो काकी ने जमींदार की सारी बात मीना को बता दी कि किस तरह से जमींदार ने उसकी सारी जमीन के कागजों पर उससे अंगूठा लगवा लिया, धोखे से उसकी जमीन को हड़प लिया। मीना पढ़ी लिखी समझदार लड़की थी। शाम को जब भोला घर आया तो मीना ने भोला से कहा, तुम जमींदार से अपनी जमीन वापस क्यों नहीं मांगते हो? तो भोला बोला, मीना, तुम्हें क्या लगता है जमींदार हमारी जमीन वापस देगा? उसने धोखे से अम्मा से अंगूठा लगवा लिया था। मीना ने भोला को समझाते हुए कहा, तुम कल पंचायत बुलाओ, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। अगले दिन भोला ने पंचायत बुलाई और जमींदार को पंचायत में खड़ा किया। पंचों के सामने सारी बात रखी। पंचों ने जमींदार से पूछा तो जमींदार ने वह नकली कागज सबके सामने रखते हुए कहा, 10 साल पहले काकी ने मुझे जमीन बेची थी। सारी जमीन मैंने खरीदी है। ये देखो, अंगूठा लगा हुआ है। तो मीना ने कहा, भाइयों, मैं सभी से पूछना चाहती हूँ कि 10 साल पहले हमारी जमीन का क्या रेट थी? तो पंच बोले, 4 सोने की स्वर्ण मुद्राएं 1 बीघा जमीन की लगी थी। उस समय तो मीना ने कहा, और सेठ जी से पूछिए, इन्होंने हमारी जमीन की कितनी स्वर्ण मुद्राएं दी है? हमारी तो 10 बीघा जमीन थी। अब जमींदार बंगले झांकने लगा, क्योंकि जमींदार ने तो बस काकी को 2 ही स्वर्ण मुद्राएं दी थी। अब मीना ने उसी बात को पकड़ लिया। जब हमारी 10 बीघा जमीन थी तो 2 स्वर्ण मुद्राएं में पूरी जमीन के कागजों पर अंगूठा कैसे लगवाया? अब पंचों के सामने जमींदार की गर्दन नीचे हो गई। उसने जमीन वापस करने का पंचों से वादा किया और अपनी जान छुड़वाई। अगले दिन उसने भोला को बुलाया और सोचा, क्यों ना इसे शमशान घाट वाली जमीन दे दूं। उसमें वैसे भी एक पीपल का पेड़ खड़ा रहता है। पीपल की छाया की वजह से काफी सारी फसल भी नष्ट हो जाती है और डर की वजह से कोई मजदूर भी उसमें काम करने के लिए नहीं जाता। सो मैं इसी जमीन को भोला को दे देता हूँ। और यही सोचकर उसने भोला को बुलाकर वह जमीन भोला को दे दी। भोला जमीन पाकर बड़ा खुश हुआ और सोचता हुआ अपने घर की तरफ चला गया। अब मैं अपने खेतों में काम करूंगा। अब तक मैं दूसरों के खेतों में मजदूरी करता था, हमारी खुशहाल जिंदगी होगी। यही सोचते हुए भोला अपने घर पहुंच गया और अपनी मीना का धन्यवाद किया। मीना, आज ये जमीन तुम्हारी बदौलत ही हमें मिली है, नहीं तो हम तो उम्मीद ही छोड़ चुके थे। अगले दिन भोला और मीना जमीन देखने के लिए खेत पर गए तो क्या देखते हैं, ये तो शमशान घाट की जमीन है और खेत के बीचों बीच एक पीपल का पेड़ खड़ा है और उसकी छाया इतनी अधिक है कि काफी सारी फसल तो उसकी छाया से ही नष्ट हो जाएगी। मीना ने भोला से कहा, ये कैसी जमीन दी है जमींदार ने तुम्हें? जमींदार से अपने ही खेत वापस लेने चाहिए थे, उसने तो कोई और बेकार सी जमीन तुम्हें दे दी। भोला ने मीना को समझाते हुए कहा, मीना, मैं हष्ट पुष्ट नौजवान भी हूँ, मैं इसी में मेहनत करके इसी से सोना उगलवा लूंगा। मीना भी चुप हो गई। अगले दिन भोला खेत में गया और हल चलाने लगा। उस पीपल के पेड़ पर 7 भूत रहते थे। उनको भोला का खेत में हल चलाना बिल्कुल पसंद नहीं आया। अब तक तो जो किसान उस खेत में हल चलाने आता था
भूत उसे डराकर भगा देते थे, इसलिए वह खेत वीरान पड़ा हुआ था। पर भोला ठहरा एक अलमस्त जाट। उसे ना तो शमशान घाट से कोई फर्क पड़ा और ना ही पीपल के पेड़ से। भोला ने इतनी मेहनत की कि एक दिन अच्छी खासी फसल तैयार हो गई। भूतों ने जब ये देखा तो रातों रात पूरी फसल नष्ट कर दी। अगले दिन भोला खेत में पहुंचा तो उसने देखा उसकी पूरी फसल नष्ट हो चुकी है। भोला अपने हाथ में हमेशा एक लोहे का डंडा रखता था। उसे बड़ा गुस्सा आया। उसने सोचा, इस पीपल के पेड़ की वजह से मेरी सारी फसल नष्ट हो गई। ये देखकर भोला को बड़ा गुस्सा आया। उसने लोहे का डंडा उठाकर दे दनादन उस पीपल के पेड़ पर बरसाना शुरू कर दिया। लोहे के डंडे कमर पर पड़ने की वजह से भूतों की हालत खराब हो गई। उन्होंने सामने आकर हाथ जोड़कर उससे माफी मांगी और कहा, तुम्हारा जितना नुकसान हुआ है हम उसकी भरपाई कर देंगे, बस तुम हमारी जान बख्श दो। भूतों को सामने देखकर भोला की भी हालत मन ही मन खराब हो रही थी, पर उसने अपने डर को बाहर नहीं आने दिया। उसने कड़क कर भूतों से कहा, मुझे यहाँ खेती करनी है, तुम कहीं और चले जाओ, ये खेत अब मेरा है। भूतों ने कहा, भाई तुम यहाँ खेती मत करो, तुम्हारे घर का खर्चा जो भी राशन पानी है हम समय से पहुंचा दिया करेंगे। भोला ने कहा, ठीक है तो जाओ, मेरे घर राशन मेरे घर में रखाओ। बेचारे भूत अपनी कमर सहलाते हुए भोला के घर राशन लेकर पहुंचे। इस तरह भूतों को घर में देखकर मीना और काकी डर के मारे चिल्लाने लगी, तो भोला ने उन्हें चुप कराते हुए सारी बात बताई। अब मीना और काकी और भोला बड़े खुश थे। बड़े सुखपूर्वक उनकी जिंदगी बीत रही थी। अब भूत भूखे प्यासे बेचारे हर महीने भोला के घर समय से राशन पहुंचाने लगे। एक दिन उन भूतों का गुरु अपने साथियों से मिलने के लिए पीपल के पेड़ पर आया तो उसने देखा उसके सारे साथियों की हालत बड़ी खराब हो रखी है। भूत बड़े ही पतले दुबले हो गए। तो उसने भूतों से इसका कारण पूछा। भूतों ने अपने गुरु को सारी बात बता दी। भूतों के गुरु ने अपने साथियों को धिक्कारते हुए कहा, भूत हैं हम, इंसानों को अपना गुलाम बनाते हैं और तुम हो कि खुद इंसान की गुलामी कर रहे हो। कौन है वो, मुझे बताओ, मैं निपटता हूँ। भूतों ने अपने गुरु से कहा, गुरुजी, वो एक अलमस्त जाट है। उसके पास लोहे का डंडा है और बड़ा ही हष्ट-पुष्ट है। एक डंडा पड़ते ही कमर टूट जाती है। तो भूतों के गुरु ने कहा, मैं अच्छो की अकड़ निकाली है, उसे भी मैं सबक सिखाऊंगा, बस तुम उसके घर का पता मुझे दे दो। भूतों ने दूर से ही भोला जाट का घर अपने गुरु को दिखा दिया। घर के पास जाने की भूतों की हिम्मत नहीं हो रही थी, सो दूर से ही घर दिखाकर वापस लौट गए। भोला ने भूतों द्वारा दिए गए धन से बढ़िया घर बनवा लिया था, पर उसके घर में एक समस्या थी। कहीं से एक बिल्ली आकर पूरा दूध पी जाती थी। काकी इस बात से बड़ी नाराज होती थी। उसने भोला से कहा, तो उस बिल्ली को किसी तरह से पकड़ ले, रोज मुझे परेशान करती है और रोज दूध मलाई खा जाती है। अब भोला भी परेशान हो चुका था रोज की इस बात से। वह रात को घर के सारे दरवाजे बंद करके सोता, फिर भी बिल्ली पता नहीं कहां से आकर सारा दूध पी जाती। अब भोला ने घर में ये पता किया कि बिल्ली आती कहां से है, तो उसे पता चला कि एक मोरी के रास्ते बिल्ली आकर दूध पी जाती है। अब भोला ने उस बिल्ली को पकड़ने की योजना बनाई। उस नाली के मुंह पर रस्सी का फंदा लगाकर लटका दिया। लोहे का डंडा लेकर मोरी से कुछ दूर हटकर बैठ गया कि आज बिल्ली जैसे ही आएगी इस फंदे में फंस जाएगी और फिर इस लोहे के डंडे से उसकी कुटाई करूंगा। उधर भूत भी घर में घुसने का रास्ता ढूंढ रहा था। तभी उसे वह मोरी दिखाई दी जहां पर भोला जाट ने फंदा लगा रखा था। भूतों के गुरु ने अंदर जाने के लिए जैसे ही गर्दन मोरी के अंदर घुसाई, भोला ने वैसे ही रस्सी खींचकर फंदा कस दिया। भूतों के गुरु में फंदा कसा और भोला ने उसको अंदर खींच लिया और लोहे के डंडे से दे दनादन उसकी सुताई कर दी। भूतों का गुरु हाय मर गया चिल्लाता रहा। अब सबने देखा ये बिल्ली नहीं, ये तो कोई भूत है। भोला ने उसी से पूछा, कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? भूतों के गुरु की
जाट के हाथों से लाठी खाकर हालत खराब हो गई थी। उसने डरते हुए बात को संभालते हुए कहा, हुजूर, मैं तो भूतों का गुरु हूँ। मैं तो बस ये पूछने आया था कि जितना राशन हम आपको देते हैं उसमें गुजर बसर अच्छे से तो हो जाती है ना, या फिर थोड़ी सी राशन की मात्रा और बढ़ाए। ये सुनकर भोला बोला, हाँ ठीक है, थोड़ी मात्रा और बढ़ा दो। इतना कहकर भोला ने भूत के गले से फंदा निकाल दिया। भूत अपनी जान बचाकर सर पर पैर रखकर वहां से भागा और अपने साथियों के पास जाकर ही सांस ली। अपने साथियों पर गुस्सा होते हुए बोला, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि मोटी बुद्धि जाट बाघ भैंस का दूध पीकर हष्ट पुष्ट हुआ है। मेरी कमर की उसने बैंड बजा दी। किसी तरह से राशन दुगना करने की बात कहकर अपनी जान बचाकर वहां से भाग आया हूँ। ये सुनकर सारे भूतों ने उससे पूछा, तुम क्या कहकर आए हो वहां से? तो भूतों के गुरु ने सारी बात अपने साथियों को बताई। अब तो उनके साथ साथियों को बड़ा गुस्सा आया। अपने गुरु पर उन्होंने कहा, हमारी तो उतने राशन में ही कमर टूट रही है, अब तुमने हमारी समस्या और बढ़ा दी। अब हमें दुगना राशन उसके घर पहुंचाना पड़ेगा। ये कहकर सारे भूत अपने गुरु को मारने के लिए दौड़े। गुरु सर पर पैर रखकर वैसे ही भागा, फिर कभी लौटकर नहीं आया। अब सारे भूतों को दुगना राशन भोला के घर पहुंचाना पड़ता था। इस तरह से भोला, मीना और काकी की जिंदगी बड़े ही सुखपूर्वक बीतने लगी। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। ऐसे ही एक और मनोरंजक कहानी के साथ मैं उर्मिला जांगिड़ आप सबके सामने हाजिर होंगी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।